देश के सबसे बड़े व्यापारियों के बारे में आप सोचेंगे तो आपके जहन में गौतम अडानी की तस्वीर जरूर चमकेगी। देश के दूसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी की किस्मत चमकी मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। 2013 में अडानी ग्रुप का मार्केट कैप था $7.8 बिलियन। 2022 में बढ़कर हो गया $262 बिलियन। 2019 में टैक्सेस के बाद अडानी ग्रुप का प्रॉफिट था 3,966 करोड़ रुपए। 2024 में 969% बढ़ोतरी के साथ प्रॉफिट हो गया 42,396 करोड़ रुपए। इस दौरान हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, OCCRP की रिपोर्ट आई कि अडानी स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहे थे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चार्ज लगा कि भाई साहब घूस दे रहे थे भारत के ऑफिसर्स को एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, लेकिन कोई खास नुकसान हुआ नहीं। 2022 में अडानी ग्रुप का मार्केट कैप जो $262 बिलियन था, 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद $104 बिलियन का नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी 2024 में मार्केट कैप $200 बिलियन के पार पहुंच गया। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद अडानी साहब के बंदरगाहों का विस्तार हुआ। 2016 में डिफेंस और एयर स्पेस में घुस गए। 2024 में एनर्जी सेक्टर में ग्लोबल लीडर बन गए। 2020 में 6 एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का ठेका पाया। 2022 में एनडीटीवी को खरीदते हुए मीडिया इंडस्ट्री में भी एंट्री मार ली। मतलब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और राजा वाला विकास हुआ गौतम अडानी का। राजनीतिक विपक्ष से लेकर सोशल कमेंटेटर्स तक अडानी और पीएम का रिश्ता पूछने लगे। आप कुछ भी गौतम को बोलिए, दर्द नरेंद्र को होगा। ये तस्वीरें कंटेंट कंज्यूमर्स ने देखी होंगी। कई तस्वीरें वायरल हुई। अमेरिका ने अडानी के खिलाफ एक और जांच शुरू कर दी है, लेकिन भारत में इनके खिलाफ कभी कोई जांच नहीं होती। क्यों? न्यूज़ दैट मैटर्स के इस वीडियो में बताएंगे कि अमेरिका अब किस बात की जांच कर रहा है और क्यों अडानी के खिलाफ कोई जांच भारत में नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। कहानी शुरू करते हैं अमेरिका से, जहां की एजेंसियां सिर्फ अपने देश की नहीं, दुनिया भर की कंपनियों पर नजर रखती हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी अमेरिका का न्याय विभाग भारत के सबसे चर्चित उद्योगपति गौतम अडानी के बिजनेस ग्रुप की जांच कर रहा है। अमेरिकी न्याय विभाग को शक है कि अडानी ने ईरान से एलपीजी खरीदी है। अमेरिका ने ईरान पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो ऐसा कोई भी कारोबार सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है। अब इस मामले की गहराई में चलते हैं। जांच की सबसे अहम कड़ी बना नील नाम का एक टैंकर शिप। पहले इसका नाम था SMS ब्रोस, जिसे बाद में बदलकर नील रख दिया गया। यह शिप पनामा में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसे मैनेज करने वाली कंपनी उन लोगों की लिस्ट में आती है जिन पर अमेरिका पहले से ही शक कर रहा है कि वो ईरान से तेल और गैस का धंधा करवाती है। 3 अप्रैल 2024 की बात है। शिप के AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ने दिखाया कि यह टैंकर शिप इराक के खोर अल जुबैर पोर्ट पर है। AIS एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर शिप की रियल टाइम लोकेशन, स्पीड और डायरेक्शन की जानकारी भेजती रहती है। यह सिस्टम समुद्री सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए बेहद जरूरी है। दुनिया भर के नेवी, कोस्ट गार्ड और बंदरगाह अधिकारी AIS डेटा के जरिए ये जानते हैं कि कौन सा शिप कहां है और क्या कर रहा है। लेकिन अगर कोई शिप AIS सिस्टम से छेड़छाड़ करता है, यानी अपनी असली लोकेशन छिपाता है, गलत डाटा भेजता है या सिस्टम को बंद कर देता है, तो ये सीधे सीधे चोरी, तस्करी या प्रतिबंधों को चकमा देने की कोशिश मानी जाती है। ये काम अक्सर डाक शिपिंग करने वाले कारोबारी करते हैं और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध की तरह देखा जाता है। कहानी पर वापस लौटते हैं। जब सैटेलाइट से चेक किया गया तो पता चला नील नामक टैंकर शिप इराक के खोर अल जुबैर पोर्ट पर मौजूद ही नहीं था। उसी दिन की तस्वीरों में ऐसा ही टैंकर शिप ईरान के टोम्बाक पोर्ट के LPG टर्मिनल पर खड़ा नजर आया। यानी AIS डेटा से झूठी लोकेशन दिखाई गई, साफ तौर पर लोकेशन छिपाने की कोशिश की गई। फिर 4 दिन बाद यही शिप UAE के तट पर नजर आया। लोकेशन और शिप की गहराई से यह साफ हुआ कि यह टैंकर शिप किसी चीज से भरा हुआ था। फिर यह शिप ओमान के सोहर पोर्ट की ओर बढ़ा और वहीं से माल चढ़ने की एंट्री की गई। लेकिन सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि वहां असल में इस शिप ने कभी लंगर डाले ही नहीं और अंत में यह टैंकर पहुंचा भारत के मुंद्रा पोर्ट, जो कि अडानी समूह का ही है। भारत के कस्टम रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 17 अप्रैल को अडानी इंटरप्राइजेज ने लगभग 11,250 मीट्रिक टन LPG मंगवाई, जिसकी कीमत करीब $70 लाख थी। ये एक बड़ा और सीधा सौदा था।
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार ये एक बार का मामला नहीं है। उन्होंने ऐसे ही कम से कम 3 और शिपों की गतिविधियों पर नजर डाली। एआईएस ने उन शिप्स में भी हेरफेर, झूठे कागजात और फर्जी रूट पकड़े, जिनमें एक शिप तो बार बार अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर आता है। यानी मामला सिर्फ एक शिप या एक बार के सौदे तक सीमित नहीं है। अडानी समूह ने सफाई देते हुए दावा किया कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उनका दावा है कि एलपीजी बिजनेस उनका मुख्य कारोबार है ही नहीं। उनकी कुल आमदनी का सिर्फ 1.46% ही एलपीजी से आता है। अडानी ग्रुप ने यह भी कहा कि उन्होंने एलपीजी सिर्फ विश्वसनीय इंटरनेशनल सप्लायर से खरीदी है, किसी प्रतिबंधित कंपनी से नहीं। शिपों के बारे में उनका कहना है कि ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक फर्म्स के जरिए मैनेज होते हैं, ना ये शिप उनके हैं, ना उन्होंने उन्हें सीधे अनुबंधित किया है। इसलिए उनके किसी पुराने या वर्तमान ट्रैक रिकॉर्ड पर टिप्पणी करना सही नहीं है। लेकिन जांच एजेंसियों को बहुत कुछ संदिग्ध लग रहा है। एआईएस डेटा से छेड़छाड़, कागजों की गड़बड़ियां, कई शिपों का एक जैसा पैटर्न और खासकर अडानी का पिछला रिकॉर्ड। अडानी पर आरोप लगना कोई नई बात तो है नहीं। इससे पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और संगठनों ने अडानी समूह की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अक्टूबर 2024 में न्यूयॉर्क की एक फेडरल कोर्ट में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ एक बड़ा केस दर्ज हुआ। अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस ने दावा किया कि भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अडानी समूह ने भारतीय अधिकारियों को करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बनाई। केवल गौतम अडानी ही नहीं बल्कि उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरल कैबेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल जैसे कुल 8 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया। गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तक जारी किए गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका में यह मामला इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि इस प्रोजेक्ट में अमेरिकी निवेशकों का पैसा लगा था। अमेरिकी कानून के अनुसार उस पैसे को रिश्वत देने में इस्तेमाल करना एक गंभीर अपराध है। अडानी समूह ने इन आरोपों को आधारहीन बताया था, लेकिन इन आरोपों के तुरंत बाद अडानी समूह की शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 23.44% और अडानी ग्रीन एनर्जी 18.95% तक गिरा। इस गिरावट के कारण गौतम अडानी की कुल संपत्ति में एक ही दिन में $12.1 बिलियन की गिरावट आ गई और अडानी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट में 22वें स्थान से खिसक कर 25वें स्थान पर आ गए। हालांकि वे अब भी मुकेश अंबानी के बाद भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद भी भारत की मुख्य धारा मीडिया में इस खबर को जिस तरह से या तो नजरअंदाज किया गया, वो भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। इससे पहले जनवरी 2023 में अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक विस्फोटक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें अडानी समूह पर मनी लॉन्ड्रिंग और शेयर मैनिपुलेशन जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। उस समय भी शेयर्स की कीमतों में भारी गिरावट हुई थी और समूह को अपना 20,000 करोड़ का फॉलो अप ऑन पब्लिक ऑफरिंग यानी एफपीओ वापस लेना पड़ा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच सौंपते हुए एक कमेटी गठित की थी और अंतिम फैसले में अडानी को राहत भी मिली। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने भारत की कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर वैश्विक अविश्वास को जन्म दे दिया। आसान भाषा में कहें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद दुनिया को भारत की बड़ी कंपनियों और यहाँ के कारोबारी सिस्टम पर शक होने लगा। लोग अब ये सोचने लगे हैं कि क्या भारत में सच में कारोबार ईमानदारी से चलता है या फिर सब कुछ बड़े लोगों के दबाव और सेटिंग से। इस शक को और बढ़ा दिया OCCRP और फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट ने। मई 2024 में आई इस रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2014 में अडानी समूह ने इंडोनेशिया से 3,500 कैलोरी प्रति किलोग्राम वाला कोयला केवल $28 प्रति टन के हिसाब से खरीदा। लेकिन भारत पहुंचने के बाद उसी कोयले को तमिलनाडु की सरकारी बिजली कंपनी 10Z को यानी तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन को 6,000 कैलोरी प्रति किलोग्राम के रूप में $92 प्रति टन पर बेच दिया। यानी एक टन कोयले पर $64 का मुनाफा कमाया, जो करीब 5500 रुपए बनता है। यह सिर्फ एक बार की बात नहीं थी। ऐसी ही हेराफेरी 22 अन्य शिपमेंट्स में भी की गई, जिनमें लगभग 1.5 मिलियन टन कोयला था। इन सभी मामलों में इंडोनेशिया से सस्ता और घटिया कोयला खरीदकर उसे भारत में महंगे और उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के रूप में पेश किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में अडानी समूह को कुल मिलाकर $68 मिलियन यानी करीब 580 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कोयले की वास्तविक गुणवत्ता को छिपाने के लिए शिपिंग दस्तावेजों और बिलों में जानबूझकर फेरबदल किया गया।
ये जानते हुए कि 10Z एक सरकारी कंपनी है जो तमिलनाडु के लाखों उपभोक्ताओं को बिजली मुहैया कराती है। जब उसे अधिक दाम पर कोयला बेचा जाएगा तो इसका बोझ अंततः बिजली दरों के जरिए आम नागरिकों पर ही पड़ेगा। रिपोर्ट में यह भी इशारा किया गया कि इस हेराफेरी को अंजाम देने के लिए सिर्फ निजी कंपनी नहीं बल्कि सरकारी तंत्र की मिलीभगत भी जिम्मेदार रही। 10Z और अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों ने ना तो कोयले की गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच कराई और न ही खरीद की शर्तों में भारी गड़बड़ी पर कोई सवाल उठाया। इससे साफ है कि या तो निगरानी की प्रक्रिया में भारी चूक हुई या फिर यह सब साजिश के तहत हुआ। हालांकि अडानी समूह ने इन आरोपों को भी सिरे से खारिज किया है। कंपनी ने दावा किया है कि कोयले की गुणवत्ता का आकलन स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किया गया था और सभी लेन देन कानून के अनुसार ट्रांसपेरेंट तरीके से किए गए। सवाल ये नहीं है कि अडानी ने घटिया कोयला भारत में सोने के भाव बेचा या नहीं, ईरान से एलपीजी आया या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए रिश्वत दी गई या नहीं। असली सवाल तो ये है कि इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद जांच क्यों नहीं होती, और अगर होती भी है तो वो सिर्फ विदेशों में क्यों होती है। कभी अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, कभी न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट, कभी ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्टिंग एजेंसीज, कभी हिंडनबर्ग जैसा स्वतंत्र रिसर्च ग्रुप। सभी जगह अडानी समूह की गतिविधियों पर पैनी नजर है और हर कुछ महीने में कोई ना कोई नई रिपोर्ट सामने आती है जिसमें छिपे हुए बिजनेस रूट्स, डेटा में हेरफेर या सत्ता के साथ गुप्त लेन देन का खुलासा होता है। लेकिन सवाल वही का वही, भारत में जांच एजेंसियां कहां हैं? भारत की सरकार और मुख्यधारा मीडिया इस पूरे मामले पर इतनी खामोश क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि अडानी सिर्फ एक कारोबारी नहीं बल्कि सत्ता के सबसे करीबी खिलाड़ियों में से एक हैं? वो खिलाड़ी जिनके प्रोजेक्ट्स को सरकारें मंजूरी देती हैं, जिनकी कंपनियों में बड़े बड़े रिटायर्ड अफसर डायरेक्टर बनते हैं और जिनकी बंदरगाहों से देश का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। अक्सर सत्ता समर्थक लोग इन रिपोर्ट्स को विदेशी साजिश कहकर खारिज कर देते हैं। सवाल यह है, अगर हर आलोचना साजिश है तो जवाबदेही कब और कैसे तय होगी? क्या आप देश में यह तय हो गया है कि कुछ लोग इतने ताकतवर हो सकते हैं कि कानून, संस्थाएं और पत्रकारिता उनके खिलाफ सवाल उठाने से पहले कई बार सोचे और सोचने के बाद सवाल उठाना ही छोड़ दे? क्या ये सब वाकई सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की राजनीतिक चाल है? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई सवाल हो, सुझाव हो, परामर्श हो तो वो भी लिखकर भेज दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।